नमस्कार सभी लोगों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मैं रवि प्रकाश डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के सभी परिवार बंधुओं को जुड़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजहें थी। व्यस्तता के कारण मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब पूरा समय से वीडियो सारे आएंगे और सभी सरों के आएंगे। और इसी कड़ी में आज हम लोग एक जो अध्याय पढ़ रहे थे भारत के संविधान का विकास, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग आज 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से सवाल भी बहुत आते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। हम लोग जो लास्ट क्लास के थे, हमारे इस क्लास को समझने के लिए आप लोग लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिए। और हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे अपना लाभ लेते रहे। चलिए देखते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 1935 का अधिनियम। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझना है, देखना है कि इसमें क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है और ये हमारे संविधान में क्या रोल निभाता है। तो सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस अधिनियम की 70% बातें हमारे संविधान में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इससे क्या क्या हुआ। हमारे भारत में जो सबसे पहली बात हुई थी संघात्मक सरकार की, संघीय सरकार की व्यवस्था की बात इसी अधिनियम में हुई थी। तो आप लोग राइट डाउन करके लिखना स्टार्ट कर लीजिएगा कि संघीय सरकार की व्यवस्था, संघीय सरकार की व्यवस्था इसी अधिनियम से हुई थी। दूसरा पॉइंट है, हम लोग आएंगे द्वैध शासन वाले टॉपिक पर। तो द्वैध शासन हम आप लोग को 1919 में पढ़ाए थे, आज यहाँ पर उसी का कुछ अंतर है। तो द्वैध शासन में 1919 में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रांतों में भी लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रांतों से हटा दिया गया, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में इसको लागू किया गया, ये ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से सवाल यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि फिर ये क्या किया। ये तो हो गई। तो अब जब हमारी सरकार संघीय सरकार की ओर बढ़ रही थी, हमारा संविधान संघीय सरकार की तरफ बढ़ने लग गया, तो मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता हो गई, साख पर नियंत्रण की आवश्यकता की बात हो गई। तो इसी अधिनियम के तहत पहली बार, याद रखिएगा, मुद्रा एवं साख, ये दो शब्द याद रखिएगा, पर नियंत्रण के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तीसरी बात याद रखिएगा कि मैं पढ़ाया था एक बार आप लोगों को कि सांप्रदायिक निर्वाचन में आरक्षण की बात पढ़ाया था। तो वो सबसे पहले जब हुआ था, उसके बाद इसका विस्तार होते चला गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार किया गया। क्या किया गया? विस्तार किया गया। तो विस्तार में किसी किसको शामिल किया गया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। मुद्रा शाख आरबीआई का भी पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा ये सब। तो इसमें 3 लोगों को जोड़ा गया था। पहला, दलित जाति के लिए बात कही गई थी। दूसरा, श्रमिकों के लिए बात कही गई थी, विस्तार किया गया। और तीसरा, महिला के लिए किया गया था। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग तब भी यहाँ से देखते हैं इसका अगला पोर्शन। इसके फिर आगे क्या काम हुआ देखेंगे हम लोग। इसके आगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है, अगला जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, इससे जुड़ा हुआ है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी दिल्ली में, याद रखिएगा। एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, कहाँ पर? दिल्ली में हुई, ये याद रखिएगा। और इसमें सदस्य कितने थे, जजों की संख्या कुल कितनी थी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 7 सदस्यीय था, ये कुल 7 सदस्यीय था।
तो 7 का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, सीजे थे, चीफ जस्टिस थे, और 6 सदस्य न्यायाधीश थे। 6 सदस्य न्यायाधीश थे, लिख लीजिएगा। तो जो एक जो मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम पूछा गया है, ये नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सर मॉरिस गवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया। अब यहाँ सवाल बनता है, ये संघीय न्यायालय जो बना, ये 7 सदस्य था, दिल्ली में था, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गवेयर। अब आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो स्थापना हुई थी, क्या इस न्यायालय के खिलाफ अपील किया जा सकता है, इसके निर्णय के खिलाफ? तो हाँ, तो याद रखिएगा, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील प्रिवी काउंसिल में किया जाता था। प्रिवी काउंसिल में किया जा सकता था। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ सवाल बनता है ये कि ये न्यायालय काम कब से करना शुरू किया, कब से स्टार्ट किया अपना काम? तो याद रखें, 1 अक्टूबर 1937 से ये अपना काम प्रारंभ किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, इसी में ही अब ये बच चुकी है 1935 का अधिनियम, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, वो देखना है हमें। अब देखेंगे हम लोग इसी के अंतर्गत, आप लोग इधर का लिख लिए होंगे, मैं इसे साफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हो गई। अब इसके बाद बात उठता है, क्या हमारे भारत में जो प्रथम चुनाव हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे भारत का जो प्रथम चुनाव 1937 का हुआ था, 1937 का चुनाव इसी अधिनियम के आधार पर हुआ था, इसी अधिनियम के आधार पर। दूसरा काम क्या हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ था, इसी अधिनियम के तहत हुआ था। बर्मा देश, म्यांमार जिसे हम लोग कहते हैं, बर्मा भारत से अलग हुआ था इसी अधिनियम के तहत। फिर अगला काम क्या हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और जो बहुत बार पूछा गया है, हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश, तो भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी अधिनियम से है। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी अधिनियम से मिली। तो यहाँ पर एक और हम एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं, अध्यादेश पूछेगा, राष्ट्रपति जो अपना अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद से करता है? अगर ये सवाल कहीं पूछ दे तो याद रखिएगा, आर्टिकल 1, 2, 3, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अभी हाल में ही रिसेंटली दरोगा के एग्जाम में पूछा था कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 123 के तहत होता है। अगर राष्ट्रपति का पूछेगा तो 123, यहाँ ही मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इस टॉपिक से इतर है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर राज्यपाल का पूछ ले तो राज्यपाल का अगर पूछ ले तो एक ट्रिक है इसका, तो राज्यपाल का अनुच्छेद पूछ देगा किस अनुच्छेद से, तो 2 को पहले कर दीजिएगा, 1 को बीच में कर दीजिएगा, 3 को एज इट इज लिख दीजिएगा। 213 अनुच्छेद 213 राज्यपाल का, और राष्ट्रपति का 123 अनुच्छेद से ये जारी करता है। ये हो गया 1935 के अधिनियम में। और इसमें क्या काम हुआ? और याद रखिएगा, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, लिख सकते हैं आप लोग। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। तो इसमें जितने भी पॉइंट मैं बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत और एक पॉइंट बच रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछेगा कि इस अधिनियम के तहत कितने प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया और कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 11 प्रांतों में विधानसभा, VS का मतलब होता है विधानसभा, 11 प्रांतों में विधानसभा गठन किया गया और 6
प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विधानमंडल की स्थापना की गई थी। तो ये 1935 के अधिनियम की मुख्य बातें थी। आप लोग इसको देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। तब तक हम इसे अब साफ़ करते हैं और मैं इधर से साफ़ करता हूँ। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वह है वेवेल योजना। ठीक है, ये आप लोग लिख लिए होंगे। अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वेवेल योजना। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और यकीन मानिए जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ यहाँ से पूछा जाता है। वेवेल योजना से भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा वेवेल योजना। पहले आपको सीखना है कि वेवेल योजना क्या था, ये किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है, क्या है। ये ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं पहले कि अक्टूबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो थे। लॉर्ड लिथगो, इनको हटाया गया। इनको हटाकर अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो को हटाकर इनको हटा दिया गया। इनको हटाकर विस्काउंट बेबल, याद रखिएगा, विस्काउंट बेबल को भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय बनाया गया। ये याद रखिएगा। तो वेवेल योजना का उद्देश्य क्या था, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उद्देश्य क्या था, क्या है ये जान लिए कि वेवेल क्या था। अभी क्लियरली नहीं बताएं। ये विस्काउंट बेबल एक आदमी का नाम है। ये एक योजना पेश करेगा लंदन में जाके और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाएगा। इसके योजना को विस्काउंट बेबल योजना, वेवेल योजना कहेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य क्या था। इस योजना का उद्देश्य था संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। याद रखिएगा, संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। इसी को दूर करने के उद्देश्य से लिथगो जो है सफल नहीं हो पाए थे, तो उसके स्थान पर विस्काउंट बेबल को भेजा गया था। कहाँ? भारत भेजा गया। तो जब विस्काउंट बेबल इसको दूर करने के लिए आए तो क्या क्या काम किए देखिएगा। इसको दूर करने के लिए कौन काम, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कौन आएंगे, विस्काउंट बेबल आएंगे। विस्काउंट बेबल आए और ये क्या करेंगे, ये आए और ये जाएंगे मई में लंदन। ये चले जाएंगे मई। विस्काउंट बेबल जो है संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कहाँ जाएंगे, मई में ये लंदन जाएंगे। और ये मई 1945 में लंदन जाएंगे और यहाँ के असेंबली में वो एक प्रस्ताव को पेश करेंगे। और वो प्रस्ताव कब पेश करेंगे, जून 1945 में। ये सब डेट बहुत याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट। जून 1945 में ये पेश करेंगे लंदन के असेंबली में। और जब ये वहाँ पास हो जाएगा तो इसी योजना को क्या कहा जाएगा, वेवेल योजना कहा जाएगा। वेवेल योजना कहा जाएगा क्योंकि यही पेश किए थे यहाँ पर।
अब बात उभर के आती है कि इस योजना में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्टेटमेंट वाले सवाल यूपीएससी पूछते हैं, इस आजकल बीपीएससी पूछने लगा है, अन्य लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे वो देखेंगे और इसका निष्कर्ष क्या था वो भी देखेंगे। ठीक है, हम इसे साफ कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे करेंगे। क्या है पढ़ लिए, उद्देश्य पढ़ लिए, और वेबल योजना में क्या क्या था, भारतीयों के लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे, वो सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस योजना में क्या क्या था, इस योजना में क्या क्या रखा गया था। पहला बिंदु क्या था, याद रखिएगा, कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं की संख्या, मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। याद रखिएगा, पहला पॉइंट है कि कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे यहाँ के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को कैद किया गया था। तो इसी योजना में कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंद कैदियों को छोड़ने की बात कही गई थी। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंद कैदी को छोड़ने की बात कही गई, जेल से रिहा करने की बात कही गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद किए गए कैदी नहीं कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बोलेंगे हम लोग, को रिहा करने की बात कही गई। तीसरा क्या हुआ, जो एक परिषद थी, इस योजना की जो परिषद थी उसमें दो लोगों को छोड़कर सभी को भारतीय होना था। वो दो कौन थे, एक गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल या वायसराय कह लीजिए, वायसराय और कमांडर इन चीफ, इन दोनों को छोड़कर सभी सदस्य क्या होने थे, भारतीय होने थे। चौथा कदम क्या हुआ, कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी, पहला याद रखिएगा यहाँ पर, हिंदुओं के बराबर। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंद किए गए स्वतंत्रता सेनानी को रिहा करने की बात कही गई। तीसरा, गवर्नर जनरल या वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर परिषद में सभी सदस्य भारतीय होने थे। चौथा याद रखिएगा कि भारतीयों का संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगा। भारतीयों का संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय का संविधान बनेगा। ठीक है, अब याद रखिएगा पांचवा क्या हुआ था, पांचवा हुआ था शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाना था। शीघ्र ही शिमला में सम्मेलन बुलाना था। ये इसके मुख्य बातें थी, ये इस वेबल योजना की मुख्य बातें थी। तो क्या आप इन मुख्य बातों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस योजना का उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम में एकता होना था? तो मुझसे पूछिएगा या अन्य पुस्तकों से पूछिएगा, अन्य किताबों से देखिएगा, गाइडों में देखिएगा, या जो प्रश्न पूछा गया वो देखिएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे, इसका गहराई से अवलोकन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वेबल योजना का उद्देश्य यह कहीं नहीं था कि हिंदू और मुसलमान में एकता हो। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान में एकता ना हो, अर्थात भारत का विभाजन न रुके, भारत का विभाजन हो। तो कभी कभी पूछता है वेबल योजना का निष्कर्ष क्या था, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं वेबल योजना का निष्कर्ष क्या था। निष्कर्ष पूछ सकता है, कभी कभी स्टेटमेंट में पूछेगा।
तो इस योजना का कहीं भी यह उद्देश्य नहीं था, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, इस योजना का कहीं भी यह उद्देश्य नहीं था, इस योजना का कहीं भी यह उद्देश्य नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम में एकता हो और भारत का विभाजन रुके। वह यह चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता कभी ना हो और भारत का विभाजन नहीं रुके। यही वेबल योजना का मुख्य उद्देश्य था। निष्कर्ष के अंतर्गत यही आता है। और ये वाला पॉइंट जो मैं बोला हूँ, हिंदू मुस्लिम की एकता और विभाजन, ये वाला लाइन पूछा हुआ है, एज इट इज़ पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे उलट के तो पता चलेगा। हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात पूछा गया, इसमें कभी भी एकता की बात हुई ही नहीं है, तोड़ने की ही बात हुई है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला टॉपिक, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन। आप लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा, अंतरिम, हेडिंग डालिएगा, अंतरिम सरकार का गठन। पहला सवाल पूछता है, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। पूछेगा किस योजना के तहत हुआ, योजना के तहत हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ था। आप लोग लिख लीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आप लोग। तो अंतिम सरकार का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो अब पूछेगा डेट कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका गठन जो हुआ था, दूसरा पॉइंट जिससे निकल कर आएगा, 24 अगस्त 1946 को। अंतिम सरकार गठन कब हुआ था, 24 अगस्त 1946 को हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पूछेगा इस अंतिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, कितने लोग थे, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुल 13 सदस्य थे। तो क्या मुस्लिम लीग इससे बाहर थे? क्या मुस्लिम लीग चाहता था कि इसमें आए? क्या मुस्लिम लीग चाहता था कि इसमें शामिल होकर हम भारत की एकता की बात करें? तो नहीं, आप मुगालते में जी रहे हैं। मुस्लिम लीग यह कभी नहीं चाहता था। अभी मैं वही बताने वाला हूँ कि जब देखा कि अंतिम सरकार का गठन हो गया और यह गठन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को 24 अगस्त 1946 को, यहाँ आप लाइन लिख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में गठित हुआ था। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में गठित हुआ। इसमें कुल 13 सदस्य थे। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ ही एक ट्विस्ट होता है कि इस अंतरिम सरकार में बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हुए। मुस्लिम लीग को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ML, मुस्लिम लीग भी शामिल हुए। तो ये डेट पूछेगा कि मुस्लिम लीग किस डेट को शामिल हुआ, तो ये याद रखिएगा, ये हुआ था 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को हुआ था। अंतिम सरकार गठन की बात हुई थी 24 अगस्त 1946 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 2 सितंबर को, यहाँ पर इस डेट को नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया था। अंतरिम सरकार का गठन किया था। मैं बोलने में मिसप्लेस हो गया होगा, ध्यान रखिएगा। अंतरिम गठन किस योजना के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कब? 24 अगस्त 1946 को। तो अब हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू कब किए, तो 2 सितंबर 1946 को।
इसमें कुल कितने सदस्य थे? 13 सदस्य। इसमें बाद में मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। तो अब तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग के कितने मेंबर आए, और जब मेंबर आएंगे तो पहले से 13 है तो 13 तो कितने आएंगे? तो यहाँ पर बात हुई थी तो ये लोग 5 मेंबर लेके आए थे। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। कितने सदस्य? 5 सदस्य शामिल हुए। तो 13 5 18 हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया गया, अपने भारतीय सदस्य के 3 सदस्यों को निकाला गया। और ये पूछता है कि कौन भारतीय 3 सदस्य को निकाला गया, मतलब उनको विराम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसका स्थान ये लोग लिए थे, ये लिए थे। और 5 मुसलमान सदस्य कौन थे वो भी मैं बताऊंगा। तो याद रखिएगा शरत चंद्र बोस, पहला लिखिएगा शरत चंद्र बोस। दूसरा लिखिएगा सैयद अली जहीर, सैयद अली जहीर। और तीसरा लिखिएगा सर शफत अहमद खां, सर शफत अहमद खां। ये 3 सदस्य को हटाने के बाद मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। और ये 5 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार रिकैप कर देता हूँ। अंतिम संस्कार का गठन किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार का गठन कब किया? 2 सितंबर 1946 को। ये 2 है, 25 नहीं समझिएगा इसको। 2 सितंबर 1946 को। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 13। बाद में इसमें मुस्लिम लीग शामिल हो गए। और मुस्लिम लीग कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने सदस्य शामिल हुए मुस्लिम लीग के? 5। तो ये 5 जो शामिल हुए तो इसको 3 को भारत के सदस्य को हटाया गया था, शरत चंद्र बोस, सैयद अली जहीर और सर शफत अहमद खां। और इनके जगह पर 5 मुस्लिम सदस्य आए थे। उनका नाम था, पहला का गजांतर अली खां, 1 नंबर में याद रखिएगा, गजांतर अली खां, लिख लीजिएगा गजांतर अली खां। दूसरा नाम याद रखिएगा, पहला था गजांतर अली खां। दूसरा का नाम लिखिएगा योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल। आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये हिंदू कहाँ से आ गया, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हिंदू था ही एक, इसमें एकमात्र मुस्लिम लीग के 4 सदस्यों में से एकमात्र ये हिंदू सदस्य थे। तो गजांतर अली खां, योगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 5 सदस्य कौन कौन थे तो याद रखिएगा, ये 5 सदस्य मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है गजांतर अली खां, दूसरा है योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल, है ना। तीसरा है अब्दुल रब नस्तर। चौथा है आई चुंदगिरी। और 5वां है लियाकत अली खां। ये थे। अब सवाल उठता है कि अंतिम सरकार गठन में जो ये 5 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे, इसका उद्देश्य क्या था, उसका मैनिफेस्टो क्या था। तो एक लाइन में याद रखिएगा, ये मुस्लिम लीग का शामिल होने का एकमात्र कारण था, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के सदस्यों का शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य था परिषद के अंदर रहकर पाकिस्तान की मांग करना। लिख लीजिएगा आप लोग कि मुस्लिम लीग के सदस्यों का इसमें शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य था कि परिषद के अंदर रहकर, सरकार के अंदर में रहकर पाकिस्तान का मांग करना। ठीक है, अब मैं समझ में आ रहा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये पूरी तरह से 3 टॉपिक आज मैं क्लियर किया हूँ। कल एक नेक्स्ट टॉपिक आएगी और इसके आगे आप लोग जो है पीछे वाले क्लास को समझने के लिए ज़रूर जो है, आज की क्लास को समझने के लिए पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और यकीन मानिए इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग अपना प्यार देते रहें, मुझसे उससे कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास जमता है और इसी तरह आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। अब यह डिसकंटिन्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।